नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स LKO। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कुछ फ्लैट्स निकाले हैं जिनके लिए अभी आवेदन ओपन हुए हैं, जिसमें आप आवेदन करके इन फ्लैट्स को ले सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सबके लिए आवास योजना के तहत ये फ्लैट आए हैं। ये आप देख सकते हैं इन जगहों पर अभी ये फ्लैट्स आए हैं और ये काफ़ी अच्छे फ्लैट हैं और काफ़ी सस्ते फ्लैट हैं। यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी भी मिलेगी और इन फ्लैट्स की जो कीमत रखी गई है वह बहुत कम रखी गई है। मात्र 6 लाख रुपए में आपको ये फ्लैट मिलने वाले हैं। तो ये फ्लैट कहाँ कहाँ पर हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। जैसे कि आप जानते हैं इटावा, मुरादाबाद, लखनऊ और बहराइच, इतनी जगहों पर ये सारे फ्लैट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये उसकी पंजीकरण पुस्तिका है जिसको आप देख सकते हैं और पंजीकरण जो है यह 12 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर ये डिटेल दी गई है। देखिए, ग्राम कनकहा, तहसील मोहनलालगंज में है। यहाँ पर जो फ्लैटों की संख्या है या भवनों की संख्या कह लें 12 है। इसके बाद अनौरा जनपद लखनऊ में जो फ्लैटों की संख्या है वह 68 है, 68 है। और इसके अलावा जाहिरपुर जनपद लखनऊ में 82 भवन हैं। तो टोटल ये भवन आपके हो गए लखनऊ में। इसके अलावा इटावा, मुरादाबाद, बहराइच में इन 3 जगहों पर है। इटावा में सूत मिल योजना जो है वहाँ पर ये 28 फ्लैट हैं और मुरादाबाद सेक्टर 15 और सेक्टर 16 में आपको 127 देखने को मिलेंगे। भिनगा मार्ग योजना बहराइच में 53 फ्लैट हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में इन 4 शहरों में आप अपने लिए फ्लैट ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। कैसे आपको आवेदन करना है, कहाँ पर कितने फ्लैट हैं यह मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है, किसके लिए कितना आरक्षण है, कितना आपको पेमेंट करना है, कितना गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, किस तरीके से आपको आवेदन करना है, कौन कौन से पेपर लगेंगे, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप वाला बटन जरूर दबाएं। साथ साथ में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यह वीडियो अगर आपके काम का नहीं है या आप इस योजना में फिट नहीं बैठते हैं तो आप उन लोगों को ज़रूर यह वीडियो फॉरवर्ड करें या अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें जिनको मकान की आवश्यकता है और जिनके पास पैसे कम है, बजट कम है। उन लोगों को यह ज़रूर फॉरवर्ड करें, शायद आपका एक प्रयास उनको घर दिला सके। मेरा प्रयास जो है वह मैं कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। हाँ, एक ज़रूरी जानकारी और, अगर आप जल्दबाजी में हैं तो आप वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं क्योंकि वीडियो ये थोड़ा लंबा होगा। यह पंजीकरण पुस्तिका है जो मैंने पेमेंट करके डाउनलोड की है, चूँकि कई सारे अपने जानने मिलने वाले लोग ऐसे हैं जिनको इस तरीके के भवनों की आवश्यकता है, तो उनके लिए ये मैंने डाउनलोड किया था। तो यह बुकलेट वही है। बाकी मैं आपको आगे की जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा है भवनों फ्लैटों की योजना के मुख्य आकर्षण। तो मुख्य आकर्षण में क्या है, सुपर एरिया जो है वो 34.7 वर्ग मीटर का है, कारपेट एरिया 22.77 वर्ग मीटर का है। 2 कमरे का ये फ्लैट रहने वाला है जैसा कि आप देख सकते हैं, और जिसमें आपको 1 किचन स्पेस, 1 बाथरूम, 1 शौचालय एवं 1 बालकनी, इतना कुछ मिलने वाला है। यानी कि 2 कमरे यहाँ पर रहने वाले हैं। तो 2 कमरे इस तरीके से होंगे, एक आपका बेडरूम होगा, एक नॉर्मल रूम होगा जहाँ से आपकी एंट्री होगी। इसका नक्शा भी है, वो भी मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा किस तरीके से है। यहाँ पर 5,000 रुपये का शुल्क रखा गया है जिसको दे करके आप पंजीकरण कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी जेब में 5,000 रुपये हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 5,000 रुपये ये और 118 रुपये की ये बुकलेट आएगी। तो 5,118 रुपये आपके पास तत्काल में होने चाहिए तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। होने का मतलब ये है कि आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। यह पैसा आपके बैंक अकाउंट से जाएगा, कैश कहीं पर भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए आगे जानकारी दी गई है। प्रति भवन की कुल लागत 6 लाख रुपए है, यानी कि एक फ्लैट की लागत 6 लाख रुपए आएगी।
जिसमें केंद्र सरकार का अंशदान आपका 1.5 लाख रुपए का रहेगा और राज्य सरकार का अंशदान 1 लाख रुपए का रहेगा। ये सब्सिडी है, अंशदान जो है ये सब्सिडी है। तो सरकार का कुल अंशदान योग जो है वो 2.5 लाख रुपए है, यानी कि 6 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए तो आपको सरकार ही दे देगी। ये आपका सब्सिडी हो गया। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है चयनित पात्र लाभार्थी द्वारा वहन किए जाने वाली धनराशि 3.50 लाख यानी कि 3.5 लाख रुपया प्रति भवन फ्लैट होगी, यानी कि 2.5 लाख रुपए सरकार देगी, 3.5 लाख रुपए आपको देने हैं। तो कुल 3.5 लाख रुपए में ये फ्लैट आपको पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ और एडिशनल चार्जेस भी हैं, वह वीडियो में मैं आगे आपको बता दूंगा कि ये 3,50,000 के अलावा आपको क्या क्या और चार्जेस देने पड़ेंगे। फिर इसके बाद में दिया गया है पात्रता चयन में सफल आवेदकों को प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से 1 माह के भीतर 10% शेष धनराशि 35,000 रुपये एकमुश्त जमा करने के उपरांत एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने पर कब्जा प्रदान किया जाएगा तथा पंजीकरण धनराशि 5,000 रुपये समायोजित करने पर शेष धनराशि 3,10,000 रुपये 9.50% ब्याज सहित 15 वर्षों की 180 मासिक किस्तों में भुगतान करने की सुविधा अनुमन्य होगी। भवन के कुल मूल्य 3.5 लाख रुपए का प्रादेशन पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में एकमुश्त भुगतान करने पर 5% की विशेष छूट अनुमन्य होगी। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि 6 लाख रुपए का फ्लैट है, इसमें 2.5 लाख रुपए सरकार की सब्सिडी हो गई और 3.5 लाख रुपए आपको देने हैं। ये 3.5 लाख रुपए आपको देने हैं। अगर आपका यहाँ पर चयन होता है तो आपको 35,000 रुपये 1 महीने के अंदर, मान लीजिए लॉटरी में आपका नाम आ गया तो 1 महीने के अंदर आपको 35,000 रुपये जमा करने होंगे एकमुश्त। इसके बाद में 5,000 रुपये जो आपने जमा किए थे वो भी इसमें जोड़ दिए जाएंगे, तो ये 40,000 रुपये हो गए। उसके बाद में बचते हैं 3,10,000 रुपये। 3,10,000 रुपये आप किस्तों में दे सकते हैं, जिसपे 9.50% की यानी कि 9.5% की ब्याज दर लागू होगी और 15 वर्षों की 180 किस्तें बना दी जाएंगी, यानी टोटल 180 किस्तें होंगी, वो आपको देनी होंगी। किस्त कितने की बनेगी वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बता दूंगा कि कितने रुपए की यहाँ पर किस्त आपको देनी पड़ेगी पर महीने। तो 3,10,000 रुपया जो आपको 15 वर्षों में देना है, इसको भी अगर आप एकमुश्त जमा कर देते हैं, अगर इसको भी आप कहीं से जुगाड़ करके अपने रिश्तेदारों से लेकर के अपनी कुछ सेविंग से या जैसे तैसे करके अगर आप एक साथ जमा कर देते हैं और यह 60 दिन के अंदर आप कर देते हैं तो आपको 5% का और इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर 2 रास्ते हैं, या तो आप किस्तों में इसको ले लें या अगर आप जमा कर सकते हैं तो 5% की छूट भी ले लें, लेकिन यह 60 दिन के अंदर आपको जमा करना होगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो फ्लैट्स हैं उनका यहाँ पर विवरण दिया गया है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पर हैं, कितने कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कनकहा है मोहनलालगंज में, यहाँ पर टोटल G+3 के 12 फ्लैट हैं जिनका ये एरिया वगैरह दिया गया है, जो ये 34 और 22 है। इसके बाद में लागत दी गई है और क्या आपको जमा करना पड़ेगा शुरुआत में, फिर क्या कैसे करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पर जो किस्त आएगी, ये देखिए किस्त यहाँ पर लिखा हुआ है, यह 3237 रुपये की आपकी किस्त आएगी जो 15 वर्षों तक आपको देनी है, यानी 180 महीने। तो यह सारी डिटेल दी गई है कि कहाँ कहाँ पर कितनी किस्तें आएंगी। तो लगभग जो अनौरा या मुरादाबाद और जो योजनाएं हैं जहाँ जहाँ भी, उन सभी जगह पर सभी फ्लैटों का रेट वही है 6 लाख रुपए और सब्सिडी सेम है और आवेदन करने का शुल्क वही 5,000 रुपये है। सब में एक ही तरीके का व्यवस्था किया गया है और सभी जगह पर आपको 3237 रुपये ही देना है, चाहे आप लखनऊ में लेते हैं, इटावा में लेते हैं, मुरादाबाद में लेते हैं या बहराइच में लेते हैं, सभी जगह पर 3237 रुपये महीने की किस्त आपको देनी पड़ेगी 15 वर्षों के लिए, या आप एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं। तो अब आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये आरक्षण की व्यवस्था दी गई है कि किसके लिए कितना आरक्षण है और किस तरीके से यहाँ पर आरक्षण लागू होगा।
तो देखिए, ग्राम अनौरा जनपद लखनऊ में जो फ्लैट हैं वो 68 फ्लैट हैं टोटल। और यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं उनके लिए यहाँ पर 57 फ्लैट रखे गए हैं आरक्षण में, और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए 11 फ्लैट यहाँ पर आरक्षित हैं। यानी कि टोटल ये 68 फ्लैट यहाँ पर आरक्षण वाली श्रेणी में दिए गए हैं, उनको ही वरीयता दी गई है। जिसमें सामान्य आरक्षण में 43 हैं, यानी कि इन 57 में 43 ऐसे हैं जिन पर सिर्फ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का आरक्षण है। इसके अलावा जो फ्लैट बचते हैं उसमें हॉरिजेंटल आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति के जो दिव्यांगजन व्यक्ति हैं उनके लिए 3 फ्लैटों का आरक्षण है। अगर इस समाज की कोई एकल विधवा महिला है तो उसके लिए 5 फ्लैट हैं, यानी कि इस तरीके की अगर कोई 5 महिलाएं हैं तो उनके लिए 5 फ्लैट ये सुरक्षित हैं। अगर दिव्यांगजन और महिलाएं नहीं होती हैं तो ये फिर सामान्य आरक्षण में चले जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है तो उसके लिए 6 फ्लैट यहाँ पर आरक्षित हैं। यानी कि जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सामान्य आरक्षण है वो वहाँ 43 फ्लैटों पर है, बाकी ये 3, 5 और 6 दिया गया है, हॉरिजेंटल आरक्षण है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 11 हैं, और इन 11 में 8 जो है सामान्य में है, और एक तीनों में और हॉरिजेंटल आरक्षण दिया गया है। यानी कि अगर अनुसूचित जनजाति में कोई दिव्यांग है तो 1 फ्लैट यहाँ पर आरक्षित है उनके लिए, विधवा है कोई एकल महिला तो 1 उनके लिए, और 1 आपके वरिष्ठ नागरिक के लिए। और यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पर फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। अगर अनुसूचित जाति के व्यक्ति यहाँ पर नहीं होते हैं या उनका नहीं रहता है तो आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। नीचे देखिए लिखा गया है, हॉरिजेंटल आरक्षण में आवेदक उपलब्ध न होने की स्थिति में हॉरिजेंटल आरक्षण से अवशेष फ्लैटों को उसी आरक्षण के सामान्य फ्लैटों में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर जो ये बताया गया है, ये अनुसूचित जाति के 43 सामान्य आरक्षण में फ्लैट हैं, और ये 3, 5 और 6 जो हॉरिजेंटल आरक्षण दिया गया है, अगर इस कैटेगरी के आवेदक नहीं आते हैं या कोई आवेदन नहीं करता है तो ये इसी में जोड़ दिए जाएंगे। टोटल 57 यहाँ हो जाएंगे, या जो आवेदन करेगा वो काट करके इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये मान के चलें, ये 57 फ्लैट जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं वो यहाँ पर आरक्षित हैं। और रेरा पंजीकरण यहाँ पर एक बार दोबारा से दिया गया है। यही व्यवस्था यहाँ पर भी दी गई है आरक्षण की, जो आपके कनकहा में है। कनकहा में टोटल 12 फ्लैट हैं। ये 12 के 12 फ्लैट अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं, और यहाँ पर सामान्य कैटेगरी में 7 हैं, दिव्यांगजन के लिए 1 है, विधवा एकल महिला के लिए 2 हैं। और अच्छा, ऊपर जो मैंने आपको बताया विधवा एकल महिला, तो उसका मतलब ये है कि विधवा महिला हो या एकल महिला हो उसके लिए, ये नहीं कि विधवा हो अकेली हो, ये उसके लिए है। वरिष्ठ नागरिक को 10% का आरक्षण है, जिसमें 2 फ्लैट यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक को दिया गया है। इसके बाद में जाहिरपुर में जो लखनऊ में है 82 फ्लैट, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए 22 फ्लैट आरक्षित हैं, जिसमें सामान्य आरक्षण में 1 है, और 4 दिव्यांगजन के लिए, और विधवा एकल महिला के लिए 7 और 10 फ्लैट वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 8 हैं, और इसमें सामान्य में 8 दिए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में 23 फ्लैट हैं, जिसमें सामान्य में 1 है, बाकी दिव्यांगजन और विधवा महिला और वरिष्ठ नागरिक के लिए दिया गया है। यहाँ पर सामान्य के लिए 29 फ्लैट आरक्षित हैं, सामान्य वर्ग के व्यक्ति के लिए 29 फ्लैट आरक्षित हैं, जिसमें 5 फ्लैट हैं दिव्यांगजन के लिए, और 24 फ्लैट हैं जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए। यानी सामान्य वर्ग के 24 व्यक्ति, अगर सामान्य वर्ग के वरिष्ठ नागरिक 24 हैं तो उनको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर भी वही व्यवस्था लागू की गई है। हॉरिजेंटल आरक्षण में आवेदक उपलब्ध न होने की स्थिति में हॉरिजेंटल आरक्षण से अवशेष फ्लैटों को उसी आरक्षण के सामान्य फ्लैटों में सम्मिलित किया जाएगा।
यानी कि मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये सामान्य कैटेगरी का जो है, यहाँ पर 29 फ्लैट दिए गए हैं, जिसमें 29 फ्लैट में 5 फ्लैट दिव्यांगजन के लिए हैं और 24 फ्लैट वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं। अब मान लीजिए जितने सामान्य वर्ग के व्यक्ति यहाँ पर आवेदन करते हैं, उसमें अगर 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्यांग सर्टिफिकेट वहाँ पर लगाते हैं, तो उनके लिए आरक्षित हो जाएंगे। अगर उस कैटेगरी में ये 5 नहीं आते हैं, तो इन 5 को वापस इसमें सामान्य वाले में जोड़ दिया जाएगा, और ये 24 में से जितने लोग बचेंगे उनको सामान्य कैटेगरी में जोड़ दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 82 फ्लैट यहाँ पर हैं। इसके बाद में जो इटावा है, इटावा में भी यही व्यवस्था दी गई है। SC ST OBC जनरल, ये आप देख सकते हैं आरक्षण के अनुसार क्या है, और दिव्यांग हॉरिजॉन्टल क्या है, यहाँ पर ये दिया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। इसके बाद में मुरादाबाद में 127 फ्लैट है, और यहाँ पर भी क्या क्या आरक्षण दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं, और चाहे तो इसको आप स्क्रीन को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये आ जाता है आपका जो फ्लैट है उसका नक्शा है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एंट्री दी गई है। 2 कमरे हैं, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, और ये बाथरूम दिया गया है, और ये आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म यानी कि किचन दिया गया है। ये बालकनी है और ये बाथरूम है, यहाँ पर ऊपर दिया गया है। तो आप मान लीजिए यहाँ कॉरिडोर है, यहाँ से आप एंट्री करते हैं, तो एंट्री करते ही ये आपका ड्राइंग रूम समझ लीजिए या गेस्ट रूम समझ लीजिए, जो आप अपने हिसाब से यूज करना चाहें वह कर सकते हैं। सामने ही किचन रहेगा, ओपन किचन है, और बगल में ये कमरे का दरवाज़ा रहेगा। इस कमरे से आपकी बाथरूम में एंट्री होगी, और साथ में यहाँ पर जो बालकनी दी गई है, बालकनी है, और बालकनी से आप बाथरूम की एंट्री देख सकते हैं। इस तरीके से दिया गया है। टोटल यहाँ पर क्या एरिया रहने वाला है, क्या फ्लोर एरिया है, क्या कारपेट एरिया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। अगर आप समझ सकते हैं तो इसको समझ लीजिएगा। अब यहाँ आगे पंजीकरण हेतु पात्रता क्या है वह यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं आवेदक भारत का नागरिक हो एवं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, यानी कि आप भारत के नागरिक हों और उत्तर प्रदेश के अगर निवासी हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भागीदारी में किफ़ायती आवास ASP घटक के अंतर्गत पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता हो। ठीक है, शर्तें क्या है वह आगे देखेंगे। इसके अलावा दिया गया है पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि को उसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो, यानी कि अगर आपको यहाँ पर आवेदन करना है तो आप कम से कम 18 वर्ष के हों तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है वरिष्ठ नागरिक से यह तात्पर्य है कि आवेदन करते समय आवेदक की आयु 60 वर्ष से कम ना हो। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष से कम है तो उसको जो वरिष्ठ नागरिक वाला आरक्षण है वह नहीं मिल पाएगा। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवनों हेतु अधिकतम 3 लाख रुपए मात्र तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होंगे। आवेदनकर्ता को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी कि यहाँ पर आपको EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यह एकदम साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। और इसके बाद में 6ठे नंबर पर इन्होंने बताया है कि लाभार्थी परिवार में पति पत्नी और विवाहित बच्चे शामिल होंगे, यानी कि पति पत्नी और अविवाहित बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है। अगर किसी की शादी हो चुकी है परिवार में, वह परिवार में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बाद में 7वीं शर्त यहाँ पर दी गई है कि आवेदक के पास उसके नाम से अथवा उसके परिवार पत्नी अविवाहित बच्चे के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान, सभी मौसम रिहायशी इकाइयाँ, पक्के मकान से मतलब है कि जिस घर में आप सभी मौसम में निवास कर सकते हो इस तरीके का कोई मकान आपके पास नहीं होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। पति पत्नी या उनका कोई बेटा बेटी है जिसकी शादी नहीं हुई है, उसके नाम पर भारत में कहीं पर भी पक्का मकान अगर है
तो यहाँ पर वह आवेदन नहीं कर सकता है। इसके बाद में जो शर्त दी गई है, यहाँ पर लिखा गया आरक्षित दिव्यांग श्रेणी के लाभार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति दिव्यांग प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है दिव्यांग श्रेणी में तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 9वें नंबर पर दिया गया है, देखिए, पंजीकरण परिवार की महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम से होना चाहिए। यानी कि पति पत्नी के नाम से, संयुक्त नाम से यहाँ पर आवेदन होना चाहिए। और केवल उन मामलों में जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, अगर आपके परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है या आपकी माताजी नहीं है, तो परिवार के पुरुष मुखिया के नाम से पंजीकरण किया जा सकता है। इस चीज का यहाँ पर एफिडेविट भी मांगा जा सकता है। अगर आप केवल पुरुष नाम से कर रहे हैं, यह मांगा जाएगा या नहीं ये आगे पता चलेगा, आप वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पर आप यह समझ लें कि अगर आप पति पत्नी 2 लोग हैं तो संयुक्त रूप से आपको आवेदन करना चाहिए। इसके बाद में 10वें नंबर पर दिया गया है अपूर्ण एवं अधूरे आवेदन पत्र पात्रता हेतु वैध मान्य नहीं होंगे। अगर यहाँ पर आपने कोई कमी छोड़ दी है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है या कोई जानकारी नहीं दी है तो आपका आवेदन पत्र यहाँ पर मान्य नहीं होगा। यह देखिए एकदम लिखा हुआ है। इसके बाद में 11वें नंबर पर दिया गया है यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य, मिथ्या, त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो उसके पंजीकरण, आवंटन, निबंधन, निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धनराशि नियम अनुसार जब्त कर ली जाएगी एवं नियम अनुसार विधि सम्मत अन्य कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए इस चीज को आप बड़ा ध्यान से समझें, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अगर आपने जो जानकारी दी है, जैसे कि आपने कहा कि हमको आरक्षण लेना है या मेरा सर्टिफिकेट है वह गलत निकला, या आपने कहा मेरे पत्नी नहीं है पत्नी है, या आपने कहा मेरे परिवार में कोई महिला नहीं है, इन सब तरीकों का जितनी भी जानकारियां यहाँ पर मांगी जा रही हैं, या जैसे कहा गया कि आपके पास कोई मकान नहीं होना चाहिए, आपके नाम पर कोई मकान है, इन सब चीज़ों को अगर आपने छिपाया है, कोई गलत जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो इनका कहना है कि अगर पंजीकरण के समय पता चलता है तो आपका पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है, आवंटन हो गया है तो आवंटन निरस्त किया जा सकता है, या आपको रजिस्ट्री कर दी गई है तो निबंधन भी आपका निरस्त किया जा सकता है और आपका सारा पैसा जब्त हो जाएगा। इस तरीके की यहाँ पर चेतावनी दी गई है, यह आप ध्यान रखें। इसके बाद में बताया गया है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिए गए आवेदन पत्र के लिए दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन अवश्य कर लें ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। अधूरा एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। इसके अलावा कहा गया है पंजीकरण आवंटन के संबंध में केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार से निर्गत आदेश दिशा निर्देश बाध्यकारी होंगे। यानी कि यहाँ पर अगर आपने पंजीकरण कर लिया है या आपको आवंटन हो गया है, इसके बाद में केंद्र सरकार या राज्य सरकार का किसी भी तरीके का कोई आदेश आता है तो वो यहाँ पर मानना होगा। अब वो आदेश कुछ भी हो सकता है, फ्लैटों की कीमत को लेकर, संख्या को लेकर या आवंटन को लेकर कोई भी आदेश अगर आता है तो यह आपको मानना पड़ेगा, आपके लिए बाध्यकारी होगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद में लिखा गया है भवनों की सीलिंग कास्ट बढ़ाए जाने एवं अनुदान दिए जाने की धनराशि के संबंध में शासनादेश में संशोधन पुनरीक्षित आदेश बाध्यकारी होंगे। यानी कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये G+3 रहेंगे या जो अनुदान आपका 2.5 लाख रुपए का है, इस तरीके का जो ये सारी चीजें हैं, इनमें अगर कोई बदलाव का आदेश आ जाता है तो वह भी आपको मानना पड़ेगा। इसके बाद में बताया गया है योजना से संबंधित किसी भी बिंदु पर विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का निर्णय अंतिम होगा। फिर यहाँ पर कहा गया है केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संबंध में दिए जाने वाली सभी दिशा निर्देश मान्य होंगे। आवंटन के पश्चात परिषद में अन्य प्रचलित शर्तें नियम समय समय पर परिषद अथवा शासन द्वारा इनमें किए गए संशोधन परिवर्तन लागू व मान्य होंगे। आरक्षणवार उपलब्ध संपत्तियों की संख्या का 10% आवेदकों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। यानी आरक्षणवार उपलब्ध जो संपत्तियां हैं उनकी संख्या का 10% तक आवेदकों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी और आवंटी को समस्त मूल्य जमा करने के उपरांत 3 महीने के अंदर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराकर अपने खर्च पर परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अनुबंध या पट्टा विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिषद द्वारा तत्समय की गई दंडात्मक कार्रवाई आवंटी को मान्य होगी। इसके बाद में ये बताया गया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सबके लिए आवास के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.mohua.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। तो भैया यह नियम शर्तें इनकी थी, यह आपने देख ली। अब यहाँ पर पंजीकरण में चयन हेतु नियम एवं शर्तें दी गई हैं, ये भी आप लोग ध्यान से पढ़ लें। देखिए ये सब चीज़ें जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक यह नहीं समझ पाएंगे कि मुझे यहाँ पर आवेदन करना है या नहीं करना है, और करना है तो मेरे लिए क्या क्या ज़रूरी है। बगैर नियम शर्तों के लिए आप बगैर नियम शर्तें जाने अगर आप भाग दौड़ करेंगे तो आपके लिए कठिनाई होगी। तो इन सब चीज़ों को कायदे से समझ लें, चाहे इस वीडियो में आप समझ लें या 118 रुपये दे करके ये बुकलेट डाउनलोड करें और वहाँ पर ये अपने आप से कायदे से पढ़ लें। इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो पंजीकरण चयन हेतु तो नियम व शर्तें हैं वह मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ एक बार। पहले जो शर्तें थी वो मैंने बता दी, यहाँ पर कुछ और शर्तें दी गई हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है संपत्ति का अंतिम मूल्य अनुमानित मूल्य से बढ़ सकता है, यानी कि जो 6 लाख रुपए की कास्टिंग है यह बढ़ भी सकती है। तो मूल्य एवं अंतिम मूल्य के अंतर धनराशि अनुबंध पट्टा विलेख से पूर्व देय होगी। यानी कि अगर कोई पैसा बढ़ जाता है तो जब ये आपको पट्टा विलेख करेंगे तो आपको उसके पहले देना होगा। इसके बाद में दूसरे नंबर पर दिया गया है आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कुछ नहीं है। यह मैंने शायद आपको पहले भी वीडियो में बताया है। इसके बाद में बताया गया है परिषद द्वारा सूचित अवधि में संपत्ति का अनुबंध पट्टा विलेख न कराने एवं भवन कब्जा न लेने पर आवंटी को नियम अनुसार विलंब शुल्क, रख रखाव शुल्क 10 रुपये प्रतिमाह देना होगा। तत्पश्चात निबंधन से विलंबवत 6 माह तक कब्जा न लेने पर आवास आयुक्त उत्तर प्रदेश परिषद के जो भवन आवंटन को निरस्त करने का अधिकार होगा। यानी कि जो आवास आयुक्त हैं उनको आपका आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा अगर आप यहाँ पर 6 महीने तक कब्जा नहीं लेते हैं, अगर आपको आवंटन हो गया है और रजिस्ट्री भी आपकी हो गई है, निबंधन हो गया है। इसके बाद में लिखा गया है विकसित योजना की सेवाओं को स्थानीय निकाय को हस्तांतरण होने तक उसका रखरखाव परिषद द्वारा किया जाएगा। यानी कि इस योजना को विकसित किया है अभी जैसे आवास विकास ने, तो आवास विकास के पास इसका मेंटेनेंस वगैरह है। इसके बाद में ये स्थानीय निकाय को ट्रांसफ़र कर देंगे तो वहाँ पर जो टैक्स वगैरह लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में दिया गया सामान्यतः भवनों का तल परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। और 6 नंबर पर दिया गया है ऐसे आवेदक जिन्होंने भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी आवासीय योजना के अंतर्गत अनुदान छूट का लाभ प्राप्त करके आवास प्राप्त किया हो, ऐसे लाभार्थी पात्र नहीं होंगे। ऐसे लाभार्थी का आवेदन आवंटन निरस्त करते हुए समस्त धनराशि जमा कर ली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये समझने वाली बात है कि आपने जैसे गाँवों में आते ना इंदिरा आवास या कोई भी सरकारी योजना के तहत अगर आपने कोई लाभ लिया है आवास का और उसके बाद में यहाँ पर आप आवेदन करते हैं और आपको यहाँ पर आवंटन हो जाता है या उनको पता चल जाता है आवंटन से पहले, तो आपने जो पैसा वैसा जमा किया है वो भैया आपका जब्त कर लिया जाएगा और हो सकता है आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो जाए। इसके बाद में 7वें नंबर पर दिया गया है आवेदक के आवेदन पत्र सूडा से सत्यापन के उपरांत ही पात्रता की श्रेणी में अनुमन्य होंगे।
तो यहाँ जब आप लोग फॉर्म वगैरह डालेंगे तो सूडा इनका सत्यापन करेगा कि हाँ ये लोग यहाँ पर कहीं लाभ नहीं लिए हैं हमारे विभाग के द्वारा, तो ही आपको आगे की कार्रवाई के लिए चयनित किया जाएगा। इसके बाद में आवंटन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात चयनित पात्र लाभार्थियों के नाम परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर प्रदर्शित किए जाएंगे। यानी कि जब आवंटन हो जाएगा उसके बाद में किसको किसको आवंटन हुआ है ये वेबसाइट पर ये डाल देंगे सूची। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया पंजीकरण के उपरांत आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लॉटरी के आधार पर आवंटन किए जाएंगे। यानी कि जैसे कि आपने 5,000 रुपये देकर के पंजीकरण कर दिया है, उसके बाद में एक लॉटरी आयोजित की जाएगी और जिसमें अलाटमेंट किया जाएगा कि किसको किसको यहाँ पर आवंटन हो रहा है, किसका किसका लॉटरी में नाम आया है। इसके बाद में कहा गया सफल आवेदकों को उनके द्वारा जमा की गई धनराशि बिना कटौती बिना ब्याज परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से नियम अनुसार आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में अंकित किए गए बचत बैंक खाते में NFT RTGS के माध्यम से वापस कर दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर आपने पंजीकरण किया है 5,000 रुपये दे करके और लॉटरी में आपका नाम नहीं आता है तो 5,000 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। इसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया है, पात्र लाभार्थी को लॉटरी की नियत तिथि स्थान समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से समाचार पत्र में भी विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता चयन हेतु लॉटरी ड्रा की तिथि से पहले जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती बिना ब्याज वापस कर दी जाएगी। यानी अगर आप आवेदन कर चुके हैं और लॉटरी के पहले अपना पैसा वापस चाहते हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा, आपको एक लिखित में देना पड़ेगा, आपका कोई कटौती नहीं होगी और ना आपको कोई ब्याज दिया जाएगा। इसके बाद में दिया गया यदि भवन हेतु चयनित आवेदक आवंटी द्वारा मांग पत्र आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 3 माह के अंदर संपत्ति के निरस्तीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20% तथा 3 माह के बाद आवेदन करने पर 50% की कटौती करते हुए शेष धनराशि NFT RTGS के माध्यम से वापस कर दी जाएगी। संपत्ति आगामी पंजीकरण में लगा दी जाएगी। इस शर्त का उल्लेख आवंटन पत्र में भी किया जाएगा। यानी कि अगर आपको यहाँ पर आवंटन हो गया है और उसके 3 माह के अंदर आप इसको निरस्त कराना चाहते हैं तो 20% आपका पैसा काट लिया जाएगा। और अगर आप 3 महीने के बाद इस तरीके का आवेदन करते हैं कि नहीं भैया मुझे फ्लैट नहीं चाहिए, पैसा वापस कर दीजिए, तो आपका 50% पैसा काट लिया जाएगा। यह ध्यान में रखें। आवेदन होना मुश्किल है और हो गया तो कैंसिल कराना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके बाद में कहा गया है भारत सरकार राज्य सरकार स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित संपत्ति पर प्रभारित कर यथा GST गृह कर जल कर आदि का भुगतान आवंटी को स्वयं वहन करना होगा। इसके बाद में दिया गया है आवेदक के पक्ष में फ्लैट भवन आवंटन की शेष धनराशि 3,10,000 रुपए मात्र 9% ब्याज सहित 15 वर्ष की 180 मासिक किस्तों में निर्धारण किया जाएगा। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इस तरीके से देना होगा। इसके बाद में यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई हैं। संपत्ति आवंटन हेतु प्रदेशन पत्र मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 वर्ष 180 किस्तें जो 9.5% का जो ब्याज है उस पर देय होंगी। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है किसी भी भुगतान में विलंब की दशा में अवशेष धनराशि पर 2% अतिरिक्त ब्याज देय होगा। यानी कि अगर आपका कोई किस्त वगैरह लेट होता है तो आपको 2% एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। इसके बाद में 15 नंबर पर है उत्तर प्रदेश भू संपदा विनिमय एवं विकास यानी कि रेरा अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबंध निष्पादन किया जाएगा। चयन में सफल आवेदकों को आवंटित संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के पूर्व भू संपदा विनिमय एवं विकास अधिनियम 2016 के अधीन विहित प्रारूप पर विक्रय करार निष्पादित करना होगा। यानी कि रेरा के नियम कानून यहाँ पर लागू रहेंगे। इसके बाद में कहा गया है कि फ्लैट भवन के कब्जा है तो नियमानुसार किस्त किराया किराएदारी अनुबंध ₹500 के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करते हुए कब्जा संबंधित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने पर फ्लैट भवन का कब्जा दिया जाएगा। इसके बाद में कहा गया आवंटी द्वारा नियम अनुसार फ्लैट भवन का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान के उपरांत
कर एवं निबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी शासनादेश के अनुसार 500 रुपये स्टाम्प पेपर पर रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद पट्टा विलेख निष्पादन की कार्रवाई की जाएगी। 18 नंबर पर दिया गया है, भवनों के आवंटन के उपरांत 5 वर्षों तक भवन का विक्रय नहीं किया जा सकेगा। यानी कि जो आवंटन हो गया है उसके 5 वर्ष तक इसको आप बेच नहीं सकते हैं। इसके बाद में कहा गया है, इस योजना के अंतर्गत उक्त शर्त का इस सीमा तक शिथिलीकरण किया जाता है कि किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा उक्त भवन के लिए दिए गए ऋण को वसूली हेतु बंधक रखे गए भवन की नीलामी विक्रय हेतु उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। नीलामी विक्रय राशि से शासकीय सब्सिडी भी वसूली जाएगी। यानी कि अगर किसी ने इस तरीके के भवन को कहीं पर बंधक रख दिया है, कोई इस पर लोन वगैरह ले लिया है, तो वहां पर यह नियम लागू नहीं होगा कि 5 वर्षों तक बेचा नहीं जाएगा। कि आप सोच लें कि नहीं अब लोन ले लेते हैं और उसके बाद में काम खत्म, तो यहाँ पर देखिए 5 वर्षों तक आप नहीं बेच सकते हैं। लेकिन इस योजना के अंतर्गत समय सीमा दी जाती है, लेकिन अगर आपने कहीं पर बैंक में मॉर्गेज वगैरह किया है तो वहां पर यह चीज लागू नहीं होगी। वहां पर आपके संपत्ति की नीलामी हो जाएगी और उसमें शासकीय सब्सिडी भी वसूली जाएगी जो दी गई है आपको 2.5 लाख रुपए। इसके बाद में आरक्षण की बात की गई है। उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश, ये जो नंबर दिया गया है उसके बाद में ये डेट दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लाभार्थी को आवंटित किए जाने वाले भवनों की वरीयता नीति व्यवस्था निम्नानुसार बनाई गई है। तो ये देखिए, ये जो आरक्षण दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, वो किस तरीके से दिया गया है इसको आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है, आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अगर आप किसी आरक्षण का लाभ इसमें ले रहे हैं, चाहे आप वरिष्ठ नागरिक का ले रहे हों या आप विधवा का ले रहे हों या एकल महिला का ले रहे हों या दिव्यांगजन का ले रहे हों या आप मान लीजिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोई भी कैटेगरी का आरक्षण ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उससे संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा। और यहाँ लिखा गया, संबंधित आरक्षण श्रेणी का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पर आवेदन किया है और आरक्षण वाली श्रेणी में किया है, यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र लगाना है। अगर नहीं लगाते हैं तो आपका सीधे कैंसिल ही कर दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है, देखिए ये नोट है, ये कोई विशेष सूचना है। यहाँ पर देखिए, परिषद कार्यालय आदेश संख्या 7 दिनांक 9/2/23 के प्राविधान अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनांक 7/11/18 में प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी में भारत सरकार की गाइडलाइन के क्रम में वरीयता निर्धारित की गई है, जिसमें सभी श्रेणी को लाभ मिल सके। यदि पर्याप्त अवसर, न्यूनतम 3 अवसर प्रदान किए जाने के बाद भी किसी श्रेणी के पात्र लाभार्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उन्हें अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को नियम अनुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटित कर दिए जाएंगे, जिससे कि निर्मित भवन अप्रयुक्त न रह जाए। यानी कि ये जो शासनादेश वगैरह हैं और यहाँ जो आरक्षण की व्यवस्था बताई गई है, इसमें 3 बार ये मौका देंगे। उसमें अगर उस कैटेगरी के लोग नहीं आते हैं तो यह अन्य जो लाभार्थी हैं उनके लिए जारी कर दिए जाएंगे। मान लीजिए जैसे यहाँ पर आरक्षण दिया गया है और आरक्षण से का लाभ लेने वाले यहाँ पर आवेदन नहीं करते हैं, तो इसको फिर सामान्य कर दिया जाएगा। 3 बार यहाँ पर इस तरीके के अवसर दिए जाएंगे। मान लीजिए अभी इन्होंने निकाला है और यहाँ पर सभी आरक्षण वाले फ्लैट नहीं भरते हैं, तो फिर दोबारा किया जाएगा, उसके बाद में तिबारा किया जाएगा। तो और तिबारा में भी उस तरीके के लाभार्थी नहीं आते हैं तो सामान्य कर दिया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था है मेरे हिसाब से। बाकी अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइएगा कमेंट करके। यहाँ पर आवंटन से संबंधित है, देखिए, आवेदकों की सूची सूडा कार्यालय को प्रेषित की जाएगी एवं सूडा कार्यालय द्वारा सूची का भौतिक सत्यापन करते हुए एलिवेटेड सूची उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को
उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि जो लोग यहाँ पर आवेदन करेंगे उनकी लिस्ट सूडा को भेजी जाएगी और एलिवेटेड सूची के आवेदकों को ही लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद उन्हीं को लॉटरी में शामिल किया जाएगा जिनको सूडा सत्यापित कर देगा। असत्यापित आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त समझे जाएंगे। अगर सूडा ने आपके आवेदन को सत्यापित नहीं किया है तो आप वहां से ही आपका काम खत्म हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसके बाद में लिखा गया सभी पात्र आवेदकों की एक समान भागीदारी सुनिश्चित करते हुए लॉटरी कराई जाएगी। लाभार्थी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी कुल भवनों की संख्या से 10% अधिक लाभार्थी यदि उपलब्ध हों हेतु की जाएगी। उक्त 10% की संख्या के लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी करते हुए वास्तविक चयनित लाभार्थियों में से डिफाल्टर यदि कोई है लाभार्थियों का आवंटन निरस्त करते हुए प्रतीक्षा सूची में अंकित लाभार्थियों को क्रमवार डिफाल्टर लाभार्थियों के भवन नियमानुसार आवंटित कर प्रवेशन पत्र निर्गत किया जाएगा। तो यानी यहाँ पर यह कहा गया है कि जो कुल भवनों की संख्या है उसमें 10% अधिक लाभार्थी सुरक्षित रखे जाएंगे। यानी 10% लोगों को और मौका मिलेगा। मान लीजिए सबको आवंटन हो गया जितने भवन है उसमें जो 10% है और लोगों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा कि आप भाई अभी वेटिंग में है। अगर जिनको जिनको यहाँ पर आवंटन हुआ है उसमें से कोई डिफॉल्ट करता है या कोई और समस्या होती है तो फिर आपको मौका मिल सकता है। इस तरीके के 10% लोगों को वहां पर वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसके बाद में आवंटित द्वारा भवन का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर केवल रह सकते हैं। इसके बाद में बताया गया आवंटित विद्युत कनेक्शन संबंधी विभाग से अपने खर्चे पर स्वयं लेगा। पंजीकरण पुस्तिका में उल्लेखित नियम शर्तों के अतिरिक्त किसी भी विसंगति की स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की आवासीय संपत्तियों के निस्तारण संबंधी विनिमय यथा संशोधित 2016 के नियम प्रभावी होंगे। परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त का अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। भविष्य में केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा इस योजना में संबंध में लिए गए निर्णय आवेदक द्वारा मान्य होंगे। और इसके बाद में यहाँ पर दिया गया योजना की विवरणिका ब्रोशर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास वेबसाइट पर उपलब्ध है। कृपया ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पूर्व निम्नवत सूचना प्रपत्र अपने साथ अवश्य रख लें। यानी कि ये चेकलिस्ट है जो कागज आपको यहाँ पर जरूरी होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए या यहाँ पर आवेदन करने के लिए। तो यह चीज़ें आप देख लें, यह मैं आपको बता दे रहा हूँ फटाफट और वीडियो को ख़त्म करूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। मैं भी इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता था लेकिन हो गया। पहली चीज़ यहाँ पर आवेदक द्वारा आधार संख्या स्वहस्ताक्षरित आधार प्रपत्र की प्रति अपलोड करने हेतु साथ रखें। यानी कि आप अपनी जो आधार है इसमें आधार संख्या वगैरह लिखी हो और उस पर आपके सिग्नेचर हो, उसकी एक कॉपी आप अपने पास रखें जिसको अपलोड करना होगा। मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। इसके बाद में लिखा गया है यदि वर्टिकल आरक्षण श्रेणी में है तो अपनी आरक्षण श्रेणी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु साथ रखें। यह सब चीज़ें आपको रखनी है जब आपको यहाँ पर आवेदन करना है तो यह साथ रखें। इसके बाद में बताया गया है आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो JPEG फॉर्मेट में अपलोड करने हेतु साथ रखें। इसके बाद में है यदि आवेदक दिव्यांगजन श्रेणी क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत है तो दिव्यांगजन श्रेणी का प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु साथ रखें। अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो यह आपके लिए नहीं है। अगर आप आरक्षित श्रेणी से नहीं हैं, आरक्षण नहीं चाहिए तो ये 3 नंबर वाला आपके लिए नहीं है, यह ध्यान रखें। इसके बाद में आय प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए साथ रखें यह आय प्रमाण पत्र और जो 3 लाख रुपए तक मैंने बताया। इसके बाद में बैंक खाते का विवरण जिसमें खाता संख्या IFSC कोड यह आप वहाँ पर साथ में अपलोड करें, डालें। जो फॉर्म होगा वहाँ पर भरना होगा जिसमें अगर आप असफल होते हैं तो आपका पैसा वापस होगा यहाँ पर, इसलिए इसको देना है।
इसके बाद में पति पत्नी का आधार संख्या अपलोड करने हेतु साथ रखें, पत्नी का भी आधार रखें, और पिता माता का आधार, मतदाता पहचान पत्र, कोई अन्य विशिष्ट पहचान पत्र संख्या अपलोड करने हेतु साथ रखें। अविवाहित पुरुष अविवाहित महिला के लिए अनिवार्य है। ये जो 9 नंबर वाला माता पिता वाला है, ये अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी शादी नहीं हुई है, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए ये अनिवार्य है। यहाँ पर एक इन्होंने सुझाव दिया है, सुझाव है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले खाली फॉर्म का प्रिंट आउट लें और विवरण भरें ताकि कोई गलती ना हो। ये चेकलिस्ट यहाँ पर इंग्लिश में दी गई है। यही फॉर्म है जो ऑनलाइन आपको भरना है। इसको आपको पहले प्रिंट कर लेना है और यहाँ पर भर देना है। नाम है, आधार संख्या है, मोबाइल नंबर है, आपकी उम्र है, आपका जेंडर है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर भर देनी है। आप फोटो वगैरह ये सब एक बार आप, इनके कहने का मतलब है इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लें भर के, तो आपको आसानी होगी और आप भर लेंगे इसको कायदे से। तो आप सामने रख लें, उसके बाद में ऑनलाइन जब फॉर्म भरते हैं तो इसको आप फटाफट जहाँ टिक लगाना है, जहाँ पर भरना है, जैसे नॉमिनी वगैरह है, नॉमिनी का आधार, तो ये सब आप भरते जाएं। नॉमिनी से आपका संबंध क्या है, पिता है, आपके माता हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यह पूरी बुकलेट थी जिसको मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में ये 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र लगेगा, जो इस चीज़ का है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो एक नियम इसमें लगाया गया था उससे संबंधित है। तो यह आपको, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, आप ई स्टैम्प ले लें जो 100 रुपये का बताया गया है, और ये वाला आप नॉर्मल पेपर पर अगर आप प्रिंट कर लेते हैं, इसको आप प्रिंट कर लीजिए और एक स्टैम्प ले लीजिए, तो इसको भी आप इसी तरीके से भर के और वहाँ पर प्रिंट करके लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर भवनों का विवरण वगैरह दिया गया है और ये अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं। एक चीज़ इसमें छूट गई, इसमें अन्य शुल्क भी हैं, वह मैं आपको बताना इसमें भूल गया या यूँ समझे छूट गया, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ। ये फॉर्म भरने का प्रक्रिया मैं इसमें नहीं शामिल करूँगा, इसको आप प्रिंट करके अपने आप से देख सकते हैं, भर सकते हैं। अगर आवश्यकता हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगर मैं किसी का फॉर्म भरूँगा तो मैं वह चीज़ें यहाँ पर डाल दूँगा, उसका भी वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, आप लोग भी बोर हो जाते हैं और मुझे भी इतना एडिट करने में, समझने में बहुत सारी समस्या होती है। तो यहाँ पर 7800 कुछ रुपए का एक शुल्क है जो लगेगा, वह मैं आपको बता भी दे रहा हूँ और दिखा दे रहा हूँ। वह आपको इसके अलावा देना पड़ेगा 3.5 लाख के अलावा। हाँ, ये देखिए, उक्त के अतिरिक्त 7872 रुपया विविध शुल्क के रूप में देय होगा। यह मैं यहाँ पर बताना भूल गया था। तो ये जो 3.5 लाख रुपए है, उसके अतिरिक्त यह खर्चा है जो आपको यहाँ पर देना होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ, इतना लंबा नहीं करना चाहता था, लेकिन डिटेल में आपको बताने के लिए इतना लंबा वीडियो करना पड़ा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।